फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मनोज मोदी। वेलकम यू वंस अगेन इन माई इंग्लिश अकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में हम टेंस के कुछ और अनरूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है डबल पास्ट। डबल पास्ट का मतलब ये है कि दो सेंटेंस दिए होंगे आपको और दोनों के दोनों सेंटेंस जो है पास्ट में बनेंगे। इसमें से एक सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों में से कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, उसके लिए आपको बीच में ये देखना पड़ेगा उन दोनों सेंटेंस के बीच में कौन सा कंजक्शन लगा है, यानी कि उन दोनों सेंटेंस को किस कंजक्शन से जोड़ा गया है। अगर वो कंजक्शन बिफोर होगा तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन अगर बिफोर की जगह आफ्टर लगा हुआ हो तो आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। राइट, लेट्स सी द एग्जांपल। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। आप देखेंगे ये दो सेंटेंस दिए हैं। एक सेंटेंस ये है द पेशेंट हैड डाइड और दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर केम। ये वाला सेंटेंस जो है ये बना हुआ है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और इसके बाद वाला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और ये सेंटेंस जो है आपस में, ये दोनों सेंटेंस आपस में बिफोर से जुड़े हुए हैं। तो जब भी दो सेंटेंस अगर आपस में बिफोर से जुड़े हुए हों तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा और बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रहेगा। राइट, लेकिन इन केस अगर वो बिफोर की जगह आफ्टर लिखा हुआ हो तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट इस तरफ हो जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट इस तरफ हो जाएगा। राइट, तो अब जैसे एग्जांपल है ही रिटर्न दी बुक। ही रिटर्न दी बुक यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आफ्टर ही हैड रीड इट, और आफ्टर के बाद आप देखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी कि आफ्टर के बाद हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है। राइट, अब इसे एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट, और फिर ब्लैंक दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इन ऑप्शंस में, इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है हैड रेन्ड, दूसरा है रेन, तीसरा है वाज रेनिंग और चौथा है नन। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ है और ये दो सेंटेंस हैं जिसमें से पहले वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है। तो जब पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है तो दूसरे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि बीच में बिफोर लगा हुआ है। वो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी रेन। और इस सेंटेंस का मतलब होगा बरसात होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो भी घटना पहले होती है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो घटना बाद में होगी उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे पहले वाला एग्जांपल था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, यानी कि पहले कौन सा काम हुआ है, पहले पेशेंट मरा है, यानी कि जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो हमने ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाया और जो काम बाद में हुआ उसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, यानी कि डॉक्टर बाद में आया। इसी तरीके से मैं घर पहुंच चुका था बरसात होने से पहले, यानी कि पहले कौन सा काम हुआ, पहले मैं घर पहुंच गया और बरसात जो हुई बाद में हुई। तो जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। और इस तरह के सेंटेंस को जब भी आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर लगा हुआ है। तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये सेंटेंस पूरा की पूरा सेंटेंस आगे लिखा होता है और ये सेंटेंस बाद में लिखा होता है। तो आपको केवल इतना देखना है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, और बिफोर से जस्ट पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से जस्ट पहले पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। ये था डबल पास्ट। अब हम बात करते हैं डबल फ्यूचर की। रूल नंबर 4 की। ये रहा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या करना है कि डबल फ्यूचर रहेंगे। डबल फ्यूचर का मतलब ये है दो सेंटेंस रहेंगे जिसमें से पहला वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बनेगा जबकि दूसरा वाला सेंटेंस जो है फ्यूचर में बनेगा।
और जो फ्यूचर में बनेगा उसमें या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा या फिर कैन आएगा या मे आएगा या फिर माइट आएगा, राइट। और जो प्रेजेंट में रहेगा उस प्रेजेंट में सेंटेंस के शुरू में कंजक्शन जैसे इफ या अनलेस या अनटिल या एज लॉन्ग एज जैसे कंजक्शन का यूज होगा। तो जब भी दो सेंटेंस जिसमें से एक सेंटेंस यदि एक फ्यूचर का हो तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा जिसे हम कहेंगे डबल फ्यूचर। इसे डबल फ्यूचर इसलिए और कहा जाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों सेंटेंस, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस फ्यूचर का सेंस देते हैं, मतलब फ्यूचर का अर्थ निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे या करते हो तो तुम पास हो जाओगे, राइट। यानी कि दोनों के दोनों सेंटेंस फ्यूचर की सेंस दे रहे हैं, लेकिन इसमें से जिस सेंटेंस में कंजक्शन लगा हुआ है जैसे इफ इसमें लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट में बनेगा, जबकि दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा और इन दोनों सेंटेंस को आपस में कॉमा से जोड़ेंगे। आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसमें यू विल पास पहले आ जाएगा, यू विल पास, और ये सेंटेंस पीछे आ जाएगा इफ यू वर्क हार्ड। दोनों ही कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि कंजक्शन से जोड़ने वाला सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा, जबकि जो सेंटेंस कंजक्शन से नहीं जुड़ा है वो फ्यूचर में रहेगा। इसे कहते हैं हम डबल फ्यूचर, राइट। अब जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ अनलेस यू कम। अब इस सेंटेंस में अनलेस कंजक्शन है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में बनाएगा और इसके बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर में आएगा। तो आई विल नॉट हेल्प यू ये सेंटेंस फ्यूचर में है और इस सेंटेंस का मतलब ये है जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, एज लॉन्ग एज आई एम हियर। अब इस सेंटेंस को देखिए तो एज लॉन्ग एज के बाद प्रेजेंट एज है और जबकि बाद वाला सेंटेंस कैसा है फ्यूचर का, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है। और इस सेंटेंस का मतलब ये है जब तक मैं यहाँ हूं तो मैं कोई छू नहीं सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है जब भी दो सेंटेंस आपको दिए हो और उनमें से कोई एक सेंटेंस यदि फ्यूचर में हो तो फिर दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा और प्रेजेंट वाले सेंटेंस में इफ अनलेस अनटिल एज लॉन्ग एज जैसे कंजक्शन का यूज होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इसे कंपटीशन में किस तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। पहला वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है इफ शी मी आई विल कम, राइट। और यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि इसमें इनवाइट्स आएगा या इज इनवाइटिंग आएगा या इनवाइटेड आएगा या विल इनवाइट आएगा। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि पीछे वाला सेंटेंस फ्यूचर में दिया हुआ है जो कि कंप्लीट सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है और ये फ्यूचर में है तो इसके पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा, तो इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट में बनाना है। लेकिन प्रेजेंट में बनाते समय आपको ये भी याद रखना है कि या तो ये प्रेजेंट सिंपल में रहेगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, राइट। या प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, सिंपल से मतलब ये है कि उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी यानी कि कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी, और इनडेफिनिट में आपको वर्ब में एस और यस लगाना होगा। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हो तो वर्ब को एज इट इज छोड़ना होगा। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे सी लिखा हुआ है, सी सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से इस सेंटेंस में वर्ब में एस और यस आएगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी, ऑप्शन ए में वर्ब में एस लगा हुआ है, तो यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनवाइट्स। तो यानी कि इफ शी इनवाइट्स मी, यदि वो मुझे बुलाएगी तो मैं आऊंगा। हम इसमें देखेंगे बी सी डी भी ऑप्शन दिए हुए हैं, सी वाला ऑप्शन में हम देखेंगे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम जानते हैं कि फ्यूचर से जुड़ने वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा और प्रेजेंट के ऑप्शन केवल ए और बी है, सी नहीं है, डी नहीं है, इसलिए हमारे आंसर इन दोनों में से कोई एक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट में वो प्रेजेंट सिंपल रहेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 2, अनलेस इट रेन्स बी फॉर ए पिकनिक। अब इस सेंटेंस में देखेंगे ये पहले वाला सेंटेंस जो है कंप्लीट है, जो कि प्रेजेंट में बना हुआ है। जब ये प्रेजेंट में है तो दूसरे वाला सेंटेंस फ्यूचर में होगा या कभी कभी ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी रहता है, राइट। अगर फ्यूचर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये सेंटेंस को हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि बी फॉर ए पिकनिक के बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, और सबसे पहले हमें ये देखना है कि फ्यूचर का कोई ऑप्शन इसमें दिया है या नहीं दिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो हम देखेंगे फ्यूचर का ऑप्शन इसमें विल गो दिया हुआ है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा जब तक बरसात नहीं होगी हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा
राइट। अब हम बात करते हैं इसे एरर के रूप में किस तरह से कंपटीशन में और एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमें दो एरर दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में दो एरर दी गई है, जिसमें पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। जिसमें चौथे पार्ट में लिखा हुआ नो है, यानी कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 1 2 3 4 पार्ट इस सेंटेंस की हमने की हुई है और ये कॉम्पिटिशन में एरर के रूप में पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि किस पार्ट में गलती है, यानी कि एरर है। अगर मान लीजिए ए पार्ट में गलती है तो आपका आंसर ए है, और यदि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर डी है। तो हम इस सेंटेंस को देखेंगे जिसमें लिखा हुआ अनलेस शी विल स्टडी शी विल नॉट पास। अब इन सेंटेंस में देखेंगे दो सेंटेंस दिए, सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2, और दोनों के दोनों फ्यूचर में बने हुए हैं। जबकि हम जानते हैं कि डबल फ्यूचर में एक फ्यूचर होता है और एक प्रेजेंट होता है, जिसमें हम देखेंगे ये दोनों ही फ्यूचर में। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से ये प्रेजेंट में रहेगा या ये प्रेजेंट में रहेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका मैंने बताया हुआ है कि जो सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा उसमें ये कंजक्शन लगे होंगे। तो जैसे कि सेंटेंस में हम देखेंगे अनलेस लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि कंजक्शन लगा हुआ है, तो अनलेस के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट में नहीं है, ये फ्यूचर में है, इसलिए इस बी पार्ट में गलती है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, राइट। यानी कि इस सेंटेंस में यहाँ पर विल स्टडी के स्थान पर केवल ये होना चाहिए था स्टडीज। अब ये सेंटेंस सही होता है, STUDIES, राइट। तब ये सेंटेंस सही हो जाता। यानी कि इस सेंटेंस में जो एरर है यानी गलती है बी पार्ट में है, सी पार्ट आपका सही है क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ तक सेंटेंस सही है, और नो एरर लास्ट का पार्ट है। तो यानी कि इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो एरर है, इसलिए आंसर बी पार्ट है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू डू नॉट रिटर्न इट। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कंजक्शन लगा हुआ इफ, और इफ के बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या नहीं पहले आप चेक कर लीजिए। तो हम देखेंगे यू के साथ डू नॉट लगा हुआ है, और प्रेजेंट में डज नॉट और डू नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक सेंटेंस सही है, और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि यहाँ भी सेंटेंस सही है। और इसके पहले वाला सेंटेंस यानी या इसके बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए, जो कि आगे लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे सेंटेंस में ये कैन का यूज किया गया है, यानी कि ये फ्यूचर में, और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ तक सेंटेंस सही है, यानी कि इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपका आंसर कौन सा है, डी, यानी कि नो एरर। इसी तरीके से और भी कई एरर कंपटीशन में पूछी जाती है, जिसे हम वीडियो के टेस्ट के सबसे लास्ट वाले पार्ट में हम लेंगे एक्सरसाइज के रूप में। अब हम आगे के रूप में पढ़ते हैं। हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में क्या है कि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड है, यदि किसी भी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड जिनसे आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मतलब पता कर पाएंगे कि उसे किस टेंस में बनाना चाहिए, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो कुछ ऐसे शब्द जिनसे हम बड़ी इजीली पता कर सकते हैं कि उसे प्रेजेंट में बनाया जाएगा कि पास्ट में बनाया जाएगा या फ्यूचर में बनाया जाएगा, वो कुछ वर्ड यहाँ मैंने आपको बोर्ड पे बताए हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट, सून ये वर्ड लगे हों, अगर किसी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट, सून ये शब्द लगे हुए हों, तो आप समझ जाना वो टेंस फ्यूचर में बनेगा, राइट। और यदि सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट, एगो लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाना वो टेंस पास्ट में बनेगा। और यदि किसी सेंटेंस में एवरीडे, डेली, एट प्रेजेंट, यूजुअली, एज यूजुअल, जनरली लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा, राइट। यहाँ मैंने ये भी लिखा हुआ है पास्ट के नीचे पास्ट डेट या इवेंट, और फ्यूचर के नीचे फ्यूचर डेट या इवेंट। यानी किसी सेंटेंस में यदि कोई फ्यूचर डेट दी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 लिखा हो, तो अभी चल रहा है 2023, तो हम बात कर रहे हैं आने वाले नए साल की, यानी कि आने वाली डेट की। तो यदि किसी सेंटेंस में यदि कोई फ्यूचर डेट लिखी हो या फ्यूचर कोई इवेंट मतलब कोई घटना लिखी हो, राइट, तब ऐसी कंडीशन में उसके हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। लेकिन सेंटेंस में अगर कोई पास्ट डेट लिखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1980, 2013 ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाना वो टेंस पास्ट में बनेगा। साथ साथ कोई पास्ट इवेंट भी दी हो उसमें, तो अभी वो पास्ट में ही बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 4 सेंटेंस दिए, एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4। अब इन सेंटेंस में आप देखिए पहले वाला सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, माई डॉग डाइड 2 years ago। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे
एगो शब्द का यूज़ किया गया है और एगो शब्द के यूज़ करने की वजह से हमने इसे पास्ट टेंस में बनाया है और पास्ट टेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेरा कुत्ता 2 साल पहले मर गया, इस सेंटेंस की हिंदी ये है, राइट। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे या पास्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसे मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्लेरिफाई करूंगा कि एगो के लगने पर हम किस टेंस का यूज़ करेंगे। कई बार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ भी एगो के साथ करते हैं और एगो के साथ हम पास्ट टेंस का यूज़ भी करते हैं। जनरली एगो के साथ पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन आगे के आने वाले वीडियो में आपको ये ईजिली क्लेरिफाई में कर दूंगा कि किन किन कंडीशन में इनके साथ प्रेजेंट या पास्ट लगता है। अब आइए एग्जांपल नंबर 2 पे, ही विल कम बैक वेरी सून। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सून लिखा हुआ है और सून के लगने की वजह से टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर हो गया। तो ही विल कम बैक वेरी सून, यानी कि ये बहुत जल्दी वापस लौटेगा। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 3, ही गोज फॉर ए वॉक डेली। अब इस सेंटेंस में डेली लिखा हुआ है, डेली लिखा हुआ है यानी कि टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट। तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस बना हुआ है, ही गोज यानी कि वर्ब में एस ओ एस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह रोज घूमने जाता है। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 4, ही पास्ड दिस एग्जाम इन 1992। अब इस सेंटेंस में 1992 दिया हुआ है यानी कि पास्ट डेट दी हुई है। पास्ट डेट देने की वजह से टेंस कायम बनेगा पास्ट में। तो ये देखिए मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि उसने इस एग्ज़ाम को 1992 में पास कर लिया। अब हमें ये देखना है कि ये पेपर में किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। पहले वाला एग्जाम्पल है ही हियर लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे लास्ट शब्द लिखा हुआ है और लास्ट जो शब्द है वो किस टेंस में आता है, लास्ट आता है पास्ट टेंस में, यानी कि हमें इसका आंसर पास्ट में बनाना होगा। और हम ऑप्शन देखेंगे ए जिसमें हेड कम लिखा हुआ है, दूसरे में कीम लिखा हुआ है, तीसरे में कम्स लिखा हुआ है, चौथे में बिलकम लिखा हुआ है। चूँकि लास्ट यहाँ लिखा हुआ है इसलिए इसका आंसर फ्यूचर में नहीं होगा, तो हमने ये दोनों ऑप्शन काट दिए और प्रेजेंट में भी नहीं होगा, अब वो पास्ट में होगा। पास्ट के हमारे पास 2 ऑप्शन है, हेड कम और कीम। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सिंगल सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बनता, इसलिए आपका ये वाला आंसर तो क्रॉस हो गया। अब बचा कौन सा आंसर, केम। तो ही केम हियर लास्ट नाइट, लास्ट होने की वजह से इसे हमने पास्ट में बनाया और देखिए ये पास्ट में बन गया, राइट। तो इसका आंसर हो गया वह पिछली रात यहाँ पर आया। अब कम टू द सेकंड एग्जांपल, यूजुअली ही लेट, राइट। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे एक वर्ड लिखा हुआ है यूजुअली, जो लिखा है यूजुअली, और यूजुअली का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट में लेके आना है। ये प्रेजेंट में नहीं है इसलिए हमने इसे काट दिया, ये प्रेजेंट में नहीं है हमने इसे भी काट दिया। और बचे ये 2 ऑप्शन कम्स और केम। हम देखेंगे केम कम की सेकेंड फॉर्म है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। बचा कम्स, वर्ब में एस लगा हुआ है और हम जानते हैं ही के साथ सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस और यस आता है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ए, राइट। तो ही यूजुअली ही कम्स लेट यानी कि अक्सर वो क्या करता है, लेट आता है, राइट। समझ में आया। अब एक हाथ एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं इसमें, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, आई दिस मैसेज टुमारो। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो, टुमारो लिखा हुआ है यानी कि टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो हमें इसका आंसर फ्यूचर में बनाना होगा और आपके पास 4 ऑप्शन है, सेंड, विल सेंड, हैड सेंड और इज सेंडिंग। हम देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर फ्यूचर में, तो हम देखेंगे इसका आंसर ये जो विल सेंड फ्यूचर में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई विल सेंड दिस मैसेज टुमारो। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं अगर आते हैं तो हम उनके द्वारा इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट में बनेगा या फिर फ्यूचर में बनेगा, राइट। अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो इसे फ्यूचर बनाएंगे और ये सारे वर्ड आते हैं तो पास्ट में बनाएंगे और यदि ये सारे वर्ड आते हैं तो इसे प्रेजेंट में बनाएंगे। अब हम रूल नंबर 6 को भी जरा जल्दी फास्ट से पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 6 की, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस को आपसे ये कहा जाए कि उसे चेंज करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, तो कुछ नहीं करना है आपको। इस सेंटेंस को
जब भी ये करने को कहा जाए, कभी भी किसी सेंटेंस को ये करने को कहा जाए कि उसे प्रोग्रेसिव में चेंज कीजिए, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि इसे कंटिन्यूस में आप चेंज कर दीजिए, राइट। तो इस सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे काय में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी किसी भी सेंटेंस को ये कहा जाए कि उसे प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज कीजिए और उसके पहले प्रेजेंट लिखा हुआ हो या पास्ट लिखा हुआ हो या फ्यूचर लिखा हुआ हो, तो उसे सिंपली हमें उसे कंटिन्यूस में चेंज करना है। यानी कि ही राइट्स ए लेटर को अगर ये कहा जाए कि चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर दीजिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज आर एम का यूज़ किया जाता है, तो ही के साथ एज आएगा, तो ही इज़ राइट्स का आप राइटिंग कर देंगे ए लेटर। इस तरह से इसे प्रोग्रेसिव में चेंज किया जाता है। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 4, 5, 6 अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो इस कंटेंट का लाभ उठा सकें। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ और भी नए रूल आपको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू, बाय।